हेलो बच्चों। नमस्ते। और बढ़िया। राम राम। बेटा हम आंसर पेपर कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 का तो क्वेश्चन क्या है। एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया है Zn प्लस सी यू प्लस टू से बनना है Zn प्लस टू प्लस सी यू का तापमान दे रखा है कितना 298 केल्विन दे रखा है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कौन सा। मानक इलेक्ट्रोड विभव बोले तो ई नॉट सेल। कौन सी सेल। ई नॉट सेल दे रखी है आपको 1.1 वोल्ट। तो सेल अभिक्रिया मानक गिब्स ऊर्जा तथा सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा कैसे करते हैं क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ठीक है। क्या दे रखा है बेटा। इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको। जल्दी बताइए। माने इलेक्ट्रोड विभव कितना है 1.1 वोल्ट। जी नॉट पूछा है। तो गिब्स ऊर्जा बोल जी नॉट सेल। जी नॉट सेल बराबर होती है माइनस एन एफ ई नॉट सेल के। एफ क्या है फैराडे। वैल्यू 96500 कूलम पर मोल ये होती है। तो बता इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। ये कितना है जीरो। ये कितना है प्लस टू। तो कितने का हो रहा है दो। तो एन का मान कितना है यहाँ पर दो। कितना है बेटा दो। तो कैसे करेंगे माइनस दो गुणा फैराडे कितना है जल्दी बोल 96500। ई नॉट सेल कितनी है 1.1 वोल्ट। कितना है 1.1 वोल्ट। तो जब इसका इसमें गुणा करोगे तो देख कर इसका गुणा। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा टोटल गुणा करके आएगा टू 102.3 किलो जूल में। और पर मोल जूल में कितना आएगा। मैं डायरेक्ट किलो जूल में बताया। जूल में इसका पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा कितना। जल्दी बोलो माइनस का है माइनस के 2123 2123 123 जीरो सॉरी जीरो नहीं जीरो पर मोल। ठीक है बेटा। तो जब ऐसे क्लोजर में तो एक दो तीन में पॉइंट आ जाएगा। तो किसमें आएगा क्लोज किसका माना गया डेल्टा जी नोट सेल का। किसका आ गया बेटा डेल्टा जी नोट सेल का। ऐसे मल्टीप्लाई आप कर लोगे। हाँ सर कर लेंगे। ठीक है। अब केसी पूछा है तो याद कर। केसी निकालने के लिए एक फॉर्मूला पड़ा हुआ था ना। ई सेल बराबर माना इलेक्ट्रोड बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू सी। अगर इस साम्य स्थिरांक पूछा है तो साम्य अवस्था कौन सी अवस्था। साम्य अवस्था पर कौन सी अवस्था पर बेटा साम्य अवस्था पर। तो साम्य अवस्था पर जो ई सेल है वो कितना है जीरो है। मतलब इसमें करंट जो फ्लो ही नहीं हो रहा साम्य अवस्था पे तो इलेक्ट्रोड विभव कितना हो गया जीरो हो गया। तो क्यू सी बराबर किसके हो जाएगा केसी के। किसके होगा बेटा केसी के। ठीक है। तो देख कैसे करेंगे। ई नोट सेल ई सेल कितना है जीरो। तो जीरो बराबर ई नॉट सेल कितना है जल्दी बोल। सर दे रखा है पहले लिख लेते हैं माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। क्या कर देते हैं इसे के सी। ठीक है के सी। आगे देखो। अब इसे ट्रांसफर कर लेते हैं तो देख बेटा ई नोट सेल बराबर माइनस इधर आ गया प्लस की हो गई 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। अब ई नॉट का मान कितना जल्दी होता है 1.1 बराबर 0.59 वन छोड़ो दो डिजिट तो 0.09 तीन डिजिट तो बहुत है पॉइंट। एन का मान कितना है दो लॉग के सी। इसे इधर ले जाओ इसे इधर ले आओ कर सकते हैं। तो लॉग एक लॉग के सी बराबर लॉग के सी बराबर कैसे कर सकते हैं जल्दी बोल 1.1 गुणा दो 1.1 गुणा दो अपॉन 0.059 कर सकते नहीं कर सकते बेटा। तो बता इसमें लॉग अगर लॉग का मान कितना आएगा लॉग के सी कितना आएगा जब गुणा करेंगे तो जल्दी बोल। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2.2 अपॉन 0.091 तीन जीरो ऊपर एक दो तीन और दो नीचे पॉइंट उठाकर। तो बेटा कितना आएगा जल्दी बता बोल आगे। अरे बोल भाई
केसी बराबर लॉग केसी कितना आ गया 1.1 गुणा 2 अपॉन 0.0591 पॉइंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग केसी आएगा। लॉग केसी आएगा बेटा कितना आएगा 37.28। आपको केसी चाहिए नहीं, क्या चाहिए केसी चाहिए, हाँ लॉग केसी चाहिए नहीं, एंटी लॉग ले लीजिए। तो केसी बराबर हो गया एंटी लॉग 37.28। 37.28। अब इसे सॉल्व करना आता है सबको, अरे आता नहीं आता, आता है। तो बताइए कैसे लिख देंगे इसे, 10 आगे बाद 10 की पावर में 37 गुणा 10 की पावर 0.28 और ये कितने का लॉग होता है 0.30, 2 का कम है थोड़ा, तो कितना आएगा आंसर केसी का, केसी का आंसर आएगा 1.9 इंटू 10⁻37। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया पूरा, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, समीकरण लिख लिया, फिर हमने गिब्स ऊर्जा निकाली, डेटा जी नॉट सेल माइनस एन एफ पी नॉट सेल से, फैराडे का मान लिखा 96500, तो मैंने 2 गुणा 96500 गुणा 1.1 मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया ई नॉट सेल माइनस के 212.3 किलो जूल पर मोल। तो ई सेल क्या आ गया, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन लॉग साम अवस्था पर ई सेल का मान कितना होता है 0, तो क्यूसी बराबर किसके केसी के, किसके बेटा केसी के। तो कुल मान कितना है इसका 0, तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो गया प्लस के 0.0591 लॉग केसी। तो वैल्यू रख सकते हैं, लॉग केसी बराबर निकाल सकते हैं 37.28 आ रहा है, तो एंटी लॉग लेकर हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आंसर आ चुका है, सॉल्यूशन देख लिया आपने, आप सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कौन सा देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लिया, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ख, चौथे का ख। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। पहली सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक। तो देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो देखो आंसर आपके आगे दे रहा सांद्रता। बेटा व्हाइट बोर्ड पर हम, इस बोर्ड पर हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी, और 2-3 दिन की बात आ रही है, मैं बाहर हूँ अभी इसलिए। तो बेटा बात करते हैं सांद्रता। तो सांद्रता के बारे में, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर प्रति इकाई आयतनों में टक्कर की संख्या बढ़ती है। जैसे कि बेटा जो अभिकारक होते हैं बोले तो क्रियाकारक, उनकी सांद्रता अगर बढ़ा दूं तो आयतन होगा उसमें टक्करों की संख्या कैसी हो जाएगी ज्यादा, अगर टक्करों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो क्रियाकारकों का वेग क्या होगा बढ़ता है, क्या होता है बढ़ता है। तो कहते हैं सांद्रता बढ़ाने पर आयतनों की संख्या क्या होगी बढ़ेगी, बोलो भाई क्या होगी बढ़ेगी, तो टक्करों की संख्या भी बढ़ेगी जिससे क्रियाकारों का वेग क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, बात करें ताप की, तो ताप बढ़ाने पर गति ऊर्जा बढ़ती है तो टक्करों की संख्या भी बढ़ती है, प्रभावी टक्कर भी बढ़ती है और क्रिया का वेग भी बढ़ता है। तो कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ती है जिससे से प्रभावी टक्कर भी बढ़ती है। आमतौर पर 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर क्रिया वेग कितना हो जाता है 2 गुना। आपने पढ़ा होगा कि ताप बढ़ाने पर गति ऊर्जा बढ़ती है, तो बोलो ताप बढ़ाने पर गति ऊर्जा बढ़ती है, टक्करों की संख्या भी बढ़ती है, प्रभावी टक्कर भी बढ़ती है, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। तो ताप बढ़ाने पर अणुओं की गति ऊर्जा भी बढ़ती है जिससे प्रभावी टक्कर भी बढ़ती है और आमतौर पर 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर वेग 2 गुना हो जाता है। ताप का हो गया बेटा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है देख, मतलब संकीर्ण, ये कोई ग्राफ है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे जो एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। ठीक है, कौन सा ग्राफ बनाया मैंने, तो देखो ये संकीर्ण ऊर्जा होती है, बोलता है मैं यहाँ से यहाँ तक ले जाऊंगा। ठीक है, उत्प्रेरक कह रहा है यहाँ से यहाँ तक ले जाऊंगा, रास्ता मेरा दूसरा होगा, मतलब मैं ऐसे ले जाऊंगा। ठीक है, मतलब जहाँ आ गया तो संकीर्ण ऊर्जा कैसी हो गई कम हो गई, कैसी हो गई कम हो जाती है। उत्प्रेरक का मतलब ये होता है। तो देखो उत्प्रेरक धनात्मक हो सकता है ऋणात्मक, अगर धनात्मक उत्प्रेरक में क्रियाकारक का वेग बढ़ जाता है, क्रियाकारक का वेग बढ़ जाता है, और ऋणात्मक उत्प्रेरक में क्रियाकारक का वेग कम हो जाता है। उत्प्रेरक तो पता चल गया होगा क्या होता है, अरे पता, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक के आने पर क्या होता है, वो संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, संकीर्ण ऊर्जा ई है बोल सकते हैं उसे, ई। ठीक है, तो उत्प्रेरक आने से क्या हो गई कम हो जाती है, कम हो गई। ठीक है, हो गई कम हो गई, अब क्रिया का वेग तो बढ़ेगा। आ रही बात समझ में आ रही है, आ रही है सर, है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बताओ अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहले कौन सा सांद्रता, तो क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाने पर प्रति इकाई आयतनों में टक्करों की संख्या क्या होती है बढ़ती है। तो तापमान, ताप बढ़ाने पर गति ऊर्जा बढ़ेगी, जैसे ताप बढ़ाओगे भाई कोई पात्र है उसमें ताप बढ़ाओ तो गति ऊर्जा बढ़ेगी, टक्कर बढ़ेगी, टक्कर बढ़ेगी तो प्रभावी टक्कर भी बढ़ेंगे और क्रिया का वेग बढ़ेगा। और ताप आमतौर पर 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर
अब क्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। उत्प्रेरक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक उत्प्रेरक होगा तो क्रियाकारक का वेग भी बढ़ेगा और ऋणात्मक उत्प्रेरक में क्रियाकारक का वेग का मान कम होता है। ठीक है, बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बेटा अगला क्वेश्चन जो ख और ग है वो अगली वीडियो में देखते हैं हम। ठीक है, मैं छोटी छोटी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, पक्का व्हाइट बोर्ड पे ही आएगी ये सारी वीडियो। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, करा देंगे। ठीक है, कल में ख और ग दोनों को बताते हैं। चलो ग को अभी देख लेते हैं। चलो ठीक है, बोला पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट में निम्न प्रकार से क्या करता है, H2S, Fe और आयरन। तो देखिए आप इस क्वेश्चन का आंसर। तो पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। KMnO4 का निर्माण पायरोलुसाइड MnO2 से किया जाता है। किससे किया जाता है, जल्दी बोलो, पायरोलुसाइड MnO2 से किया जाता है। और MnO2 को KOH तथा वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो मैं MnO2 को KOH के साथ जब उपस्थित करता हूं तो बनती है पोटेशियम मैग्नेट। क्या बनती है, पोटेशियम मैग्नेट। अब पोटेशियम मैग्नेट को मैं क्या करता हूँ, ऑक्सीकरण करता हूँ या अपचयन कर रहे हैं। किसके क्या बनता है, KMnO4। KMnO4 आदि बात समझ आ रही है। हाँ, अगर मैं इसकी K2MnO4 K2MnO4 की अपक्रिया KCl से कराऊंगा जब भी क्या बनेगा, KMnO4 प्लस KCl बनता है। KCl से भी प्राप्त कर सकते हैं, हाँ या ना, अरे कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, किससे प्राप्त कर सकते हैं हम, KCl से प्राप्त कर सकते हैं। सर करके दिखा दो, देख इधर, इधर देख लेते, नीचे देख ले, नीचे तो देखते ऐसे होता है वो किया। तो K2MnO4 K2MnO4 प्लस, अरे K2MnO4 प्लस Cl2 मिलके क्या बनाते हैं, जल्दी बोल, मिलके क्या बनाएंगे, KMnO4। क्या बनता है, KMnO4 प्लस KCl। दो दो आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है, K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट Cl2 के साथ अपक्रिया कराने पर क्या बनता है, KMnO4 प्लस KCl। या आप ऑक्सीकरण भी करा सकते हो H2 के साथ। तो क्या बनता है, KMnO प्लस MnO2 प्लस KOH। अम्लीय माध्यम में H2H कराएंगे तो MnO4 माइनस, मतलब ये KMnO4 बोल सकता हूँ। MnO4 जी कौन है, Mn+2 है, Mn+2 है। H2H के साथ कराएंगे तो सल्फर प्लस पानी बनेगा, सल्फर प्लस पानी बनेगा। बाकी सब सेम रहता है। Fe के साथ कराने पर Fe+3 में चेंज हो जाता है, किसमें रहता है, Fe+3 में। और ऑक्जेलिक अम्ल के साथ कराने पर किसमें चेंज हो जाता है, CO2 प्लस H2O। और Cl, तो बताइए बेटा ऑक्जेलिक अम्ल के साथ किसमें चेंज हो जाएगा, ये CO2 प्लस H2O में। याद करो Cl माइनस हो, उसने Cl माइनस के साथ कराने तो वो Cl2 बनेगा। क्या बनेगा, Cl2। H2O2 हो, इसकी यहाँ पे ले लें हम H2O2, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, O2 प्लस H2O में। किसमें, O2 प्लस H2O में। आ रही बात, सुनिए, आ रही नहीं आ रही, मतलब कि अगर मैं पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है तो उसे किसके साथ करते हैं, निर्माण किसके साथ करते हैं, पायरोलुसाइड से किया जाता है। किससे किया जाता है, पायरोलुसाइड। फॉर्मूला होता है MnO2। क्या होता है बेटा, MnO2, अरे बोलो ना, MnO2। ठीक है, तो MnO2 को KOH तथा वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। MnO2 प्लस KOH प्लस O2, तो क्या बनेगा, KMnO4 प्लस H2O। अब इसे मैं KCl के साथ भी अपग्रेड कराकर KMnO4 बना सकता हूँ, या ऑक्सीकरण तथा अपचयन कराने पर KMnO4 प्राप्त किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो K2MnO4 प्लस 2H2, तो 2KMnO4 प्लस MnO2 प्लस KOH। अम्लीय माध्यम में H2S से कराएंगे तो क्या बनता है, MnO4 माइनस प्लस H2S, तो क्या बनता है, Mn+2 प्लस S प्लस H2। अगर Fe+2 के साथ कराएंगे, ये भी अम्लीय माध्यम में, MnO4 माइनस 2 प्लस 5Fe+2 प्लस 8H प्लस Mn+2 और 5Fe+3 और H2O। ऑक्जेलिक अम्ल के साथ किसमें चेंज होगा, CO2 और H2O में। और H2O2 के साथ भी पूछे तो O2 प्लस H2 में चेंज होता है। चलो सर O3 के बारे में भी पूछ ले तो कभी वो O3 के साथ कराएंगे जब अम्लीय माध्यम में, तो पता है O3 के साथ किसमें टूट जाता है, वो O2 में। किसमें बेटा, O2 में। तो बोल सकता हूँ जो O3 है वो किसमें भी चेंज हो जाएगा, जल्दी बोल, तो O3 है किसमें चेंज हो जाएगा, O2 में। किसमें बेटा, O2 में। आ रही बात समझ आ रही है, हाँ या ना, अगर समझ में आ रही होंगी तो मुझे जल्दी बता दो। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि, KMnO4 का निर्माण पायरोलुसाइड में किया जाता है। MnO2 को KOH के साथ या वायु की उपस्थिति में हम गर्म करते, क्या बनता है, KMnO4 बनता है। क्या बनता है बेटा, KMnO4 बनता है। और पोटेशियम मैग्नेट को ऑक्सीकृत करा सकते हैं KCl के साथ। सिंपल मुझे लगता है KCl के साथ कराने पर, जैसे कि मैंने यहाँ कराई है, KCl के साथ कराने पर KMnO4 प्लस KCl बनना है। ठीक है बेटा।
आगे देखें हम H2S के साथ कराने पे MnO4 -2 प्लस 5 H2S प्लस 6H प्लस बनता है, तो MnO2 प्लस प्लस 5S प्लस H2 बनता है। आगे बात करें मतलब H2S S प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाता है। Fe है, Fe प्लस 3 में ऑक्जेलिक एसिड किसमें चेंज हो जाता है, CO2 प्लस H2 में। तो आप इसके उतार भी नोट कर सकते हो। देखो यहाँ से आप नोट करने का नंबर लगाओ, ठीक है, करो नोट। स्टेप 2 है, आप प्रॉपर वे में आप लोगों का आप नोट कर सकते हो, ठीक है बेटा। जैसे भी लास्ट वाले को, तो ये जिन बच्चों का D&F ब्लॉक नहीं हो पाया था वो मैंने कराया था एंड में, नहीं आए, कई सारे बच्चे नहीं आए इसमें, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट अब दिया है, 1 शॉट तैयार करूंगा, वो लेकर आऊंगा उसे, और आपको इतना मस्त तरीका कराना है, बहुत मस्त 1 शॉट के माध्यम से D&F ब्लॉक जिन बच्चों का रह गया हो था। बेटा जो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा है, अगला क्वेश्चन है घ का क्या कहता है, क्वथनांक उन्नयन क्या है। उन्नयन का मतलब होता है बेटा बढ़ना, किस चीज का बढ़ना उन्नयन कहलाता है। तो क्वेश्चन दे रखा है एकदम, पहले उन्नयन क्वथनांक उन्नयन समझ लेते हैं, इसे तो बाद में देखते हैं, ठीक है। तो क्वथनांक उन्नयन की डेफिनेशन क्या होगी, तो सब देखिए कि उन्नयन का मतलब होता है बेटा बढ़ना। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील मिला दिया जाता है, मतलब कि जैसे कि मैं कोई मेरे पास पात्र है, इसमें विलायक है, इसमें अवाष्पशील माने कि चीनी मिला दी, क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलय मिला दी, घोला जाता है, तो बाष्प पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो बाष्प बनेगी वो क्या हो जाएगी, कम, तो बाष्प भी कम। तो इसके कारण विलायक का क्वथनांक आपको क्या करना पड़ेगा, पहले की तुलना में और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसे क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं बेटा, डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो आगे हम देखें इसमें कि मैं बोल सकता हूँ जो डेल्टा टीबी होता है, जो डेल्टा टीबी होता है वो होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट। सर टीबी क्या है, टीबी है विलयन का क्वथनांक, क्या बेटा यहाँ पर विलयन का क्वथनांक, अरे क्या है विलयन का क्वथनांक माइनस ब्लैक का क्वथनांक, ब्लैक का क्वथनांक दो पड़े होंगे बेटा, टीबी माइनस टीबी नॉट। जी कौन सा होता है, विलयन का क्वथनांक, जी कौन सा होता है, ब्लैक का क्वथनांक, टीबी नॉट लिखते हैं। और ये क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, क्या बेटा क्वथनांक में उन्नयन, इसे क्या बोलेंगे हम, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। तो डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। तो आगे मैं बताऊं बेटा, तुमने पढ़ा हुआ डेल्टा टीबी समानुपाती होता है किसके, एम मोललता, मतलब किसी सांद्रता की, भाई कोई सांद्रता होगी जब तो एम की, इसे हटाएंगे तो डेल्टा टीबी किसके आ जाएगा, केबी इंटू एम, केबी इंटू एम, ठीक है। तो केबी एम क्या है यहाँ पर, जल्दी बोलो, एम है सर मोलल, क्या है बेटा मोलल, केबी क्या है मोलल उन्नयन, उन्नयन स्थिरांक, तो मोलर उन्नयन स्थिरांक है। तो बताओ बेटा केबी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। यदि मैं m बराबर 1 कर दूं, यदि मोलर तक 1 है, तो डेल्टा टीबी बराबर किसके हो जाएगा, जल्दी बोल, केबी के, किसके बेटा, केबी के। तो मैं बोल सकता हूँ एक मोलर विलयन के क्वथनांक में, क्या बोल सकता हूँ, एक मोलर, क्या बोल सकता हूँ बेटा, वो देखे इधर, एक मोलर विलयन के क्वथनांक में उन्नयन को, एक मोलर विलयन में क्वथनांक विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, जो क्वथनांक उन्नयन है डेल्टा टीबी उन्नयन को एम क्या कहेंगे, केबी को क्या बोलेंगे भाई, मोलर उन्नयन स्थिरांक, क्या बोलेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, हाँ या ना, क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। सर बताओ के बी है, तो के बी का सर मात्रक भी होगी, हाँ बेटा होगा। तो जल्दी बता, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, के बी इंटू एम, के बी इंटू एम, के बी इंटू एम। तो बता के बी बराबर क्या हो गया, डेल्टा टीबी अपॉन एम। तो इसका मतलब कितना होता है, डिग्री सेल्सियस या केल्विन सेल्सियस, और इसका क्या हो गया एम का, केजी पर मोल, केजी पर मोललता होती है ना, तो केजी पर मोल, तो केजी इनवर्स में आ गया, और पर मोल, मोल कहाँ हो गया ऊपर, तो ये हो जाएगा केजी इनवर्स मोल। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, सेल्सियस मोल
केजी इनवर्स। ठीक है, मैं ऐसे मात्रा लिख सकता हूँ उसका। बेटा ऐसे डेल्टा टीबी बराबर लिखा है मैंने केबी इंटू एम। क्या लिखा है? केबी इंटू एम। तो केबी बराबर क्या हो गया? डेल्टा टी अपॉन एम। डेल्टा टी सेल्सियस। मोलता का मात्रक क्या होता है? जल्दी बोल। मोलता का मात्रक क्या गलत लिखा है ना? हाँ, क्या होता है? मोल पर केजी। क्या होता है? मोल पर केजी। तो यहाँ लिखेंगे हम मोल। मोल कहाँ आएगा? इनवर्स में। केजी किस में आएगा? इनवर्स में नहीं आएगा बेटा, मोल आएगा इनवर्स में। तो मात्रक क्या बन जाएगा इसका? डेल्टा केबी का। अगर गलत कर दिया ना बेटा तुमने, तो बता केबी बराबर हो जाएगा, इसका मतलब कितना? डिग्री सेल्सियस। इसका हो गया मोल पर केजी। कितना हो गया बेटा? मोल पर केजी। तो मोल ऊपर जाएगा केजी, ऊपर केजी, और ये कितना हो जाएगा? मोल इनवर्स। कितना हो जाएगा बेटा? मोल इनवर्स। ठीक है, ये मात्रक होगा। ठीक है, आप इस मात्रक को पहचान सकते हो। हाँ, मतलब कि ये वाला मिस हो गया यहाँ। चलो कोई नहीं, वो हमने मोल पर केजी, मोल पर केजी से हम इसे कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस केल्विन केजी पर मोल भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, आया ना? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हुआ। अभी क्वेश्चन नहीं हुआ, हम डिटेल से इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डेल्टा टी भी आगे हो गया, बिलियन का क्वथनांक माइनस बिलियन का क्वथनांक उन्नयन। इसे अगर मैं डिटेल से बात करूँ इसके बारे में, तो हम इससे डिटेल से पढ़ सकते हैं। हमने पढ़ा भी है क्लास में कि दो प्रकार का होता है, एक द्रव का क्वथनांक होता है, एक बिलियन का क्वथनांक होता है। ठीक है, तो द्रव का क्वथनांक मतलब ब्लैक का क्वथनांक टीबी नॉट, बिलियन का क्वथनांक टीबी। तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वह ताप जिस पर किसी द्रव का बाह्य दाब बाह्य बाह्य दाब के बराबर हो जाता है, बिलियन द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो बिलियन के क्वथनांक के बारे में पढ़ा था मैंने कि जब किसी द्रव में अवाष्प से विलय मिलाया जाता है तो विलयन का बाह्य दाब ब्लैक के बाह्य दाब से कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। उससे पहले की तुलना में क्या करना पड़ता है? गर्म। क्यों? उसे बराबर करने के लिए। ठीक है, तुम पढ़ सकते हो, ये चीज तुम्हें पढ़ा दी गई थी क्लास। ठीक है बेटा, अब इसका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करते हैं। तो यहाँ से पता चल गया तुम्हें डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। तो क्वथनांक में उन्नयन, बिलियन का क्वथनांक माइनस बिलियन बिलियन का क्वथनांक माइनस ब्लैक का क्वथनांक, डेल्टा टीबी बराबर समानुपाती है एम के। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। एम क्या? मूलतः, केबी क्या? मोलर उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, तो इसकी मात्रा क्या हो गया? सेल्सियस केजी पर मोल। सेल्सियस केजी पर मोल हो गया है। ठीक है, हमने देख बेटा ये इंपोर्टेंट परिभाषा यहाँ बनती है कि किसकी मोलर उन्नयन स्थिरांक की डेफिनेशन बताइए, इसे पूछ लेता है पेपर में। तो आपको याद होनी चाहिए, एक मोलर बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन को ही मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है बेटा, कोई परेशानी आ रही तो बता सकते हो। और आगे अब देखो इधर, आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर? उन क्वथनांक उन्नयन क्या है, उसमें ये मैंने बता दिया आपको। एक द्रव क्वथनांक इतना दे रखा है 353.23 केल्विन और 58 केजी पर मोल। मोलल द्रव्यमान के 1.8 ग्राम अवाष्पीय विलयन 90 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक इतना हो जाता है। तो द्रव के क्वथनांक उन्नयन स्थान मतलब केबी पूछा है। तो बेटा क्या पूछा है तुमसे? केबी, मतलब ये पूछा है। तो आप इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं हम दूसरे पेज पे। कौन से को? इस वाले फॉर्मूले को। तो चलिए आओ यहाँ पे। तो बताओ बेटा क्या होगा यहाँ पे? वैल्यू तुम्हें सब पता है, आप वैल्यू देख सकते हो। तो जल्दी बताओ क्या होगा यहाँ, बोलो। मैंने क्या बोला? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो गया? केबी इंटू एम। क्या होती है? मोललता। क्या होती है बेटा? मोललता मतलब भार अपॉन अणु भार इंटू ए क्या बटे ब्लैक का भार ए। ये कौन है? बी। तो हम मानते हैं कि A4 ब्लैक माना था हमने, और B4 क्या माना था बेटा? ब्लैक। क्या माना था? ब्लैक। आ रही बात सुनने आ रही? A4 ब्लैक और B4 ब्लैक माना था। ठीक है ना? ठीक है बेटा, हाँ ठीक है सर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कीजिए आगे। तो बताइए बेटा, डेल्टा टीबी, जो डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? अभी पढ़ाया मैंने। अरे बोलो, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? टीबी माइनस टीबी नॉट। क्या होता है? टीबी माइनस टीबी नॉट। अरे बोलो ना, टीबी माइनस टीबी नॉट। बता टीबी का मान कितना दिया है सवाल में? अरे बोल, कितना दिया? पढ़। जो द्रव द्रव बोले तो टीबी नॉट दिया है, और एक कौन है? बिलियन। टीबी टीबी दिया है। तो टीबी कितना है? 5354.11 माइनस नॉट का मान कितना है? 5353.2 के 23 की। भाई ये दे रखी है, नहीं दे रखी? हाँ, दोनों वैल्यू दे रखी है आपको। देखो यहाँ से निकालिए, मतलब कि द्रव का मतलब टीबी नॉट दे दिया इसने, और जो टीबी दे दिया। माइनस करके आप निकाल सकते हो, जल्दी करो। माइनस करके कितना आएगा? 0.88। कितना आएगा? 0.88। आप वैल्यू फॉर्मूला लिखो दोबारा। डेल्टा टीबी बराबर
के बी इंटू बोलो विलेय का भार अपन अणु भार इंटू बोलो भाई इंटू 1000 बटे विलायक का भार। तो बता टीवी कितना है 0.88 बराबर के बी कितना है, अरे के बी बता भाई के बी कितना है, कितना दिया यहाँ के बी देख इधर, निकालना है सर, क्या करना है निकालना है, तो सवाल में अरे के बी निकालना है, निकालना हाँ निकालना है के बी तो हमें निकालना है। ठीक है आगे तुम भार कितना दिया हुआ है मल्टीप्लाई तो बताइए भार कितना दिया हुआ है तुम्हें, देखिए इधर तो आपको 58 ग्राम पर मोल मोल द्रव्यमान है, मतलब अणुभार दे दिया कितना 58, भार कितना अणुभार 58, भार कितना है 1.8 ग्राम ब्लैक का इंटू 1000 बटे ब्लैक का भार कितना है, जल्दी बताओ ब्लैक का भार, जो ब्लैक है ब्लैक का भार कितना है 90 ग्राम, कितना है 90 ग्राम। तो आप यहाँ से के भी ज्ञात कर सकते हो, हाँ या ना सर कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा ऊपर ये रहा क्वेश्चन, आप फॉर्मूला लगा के कर लेना। फॉर्मूला कौन सा रहेगा ये वाला फॉर्मूला, डेल्टा टी भी आप निकाल सकते हो इन दोनों को घटाकर। ठीक है बेटा कल इस वाले को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को हम 5वें का खत्म करेंगे, डेली हम एक क्वेश्चन करते जाएंगे, 5-6 दिन की दिक्कत आ रही है बेटो, फिर मिलते हैं कल।